हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशस्त्र चैनल। माय नेम इज़ निशांत गुप्ता। आज हम लेक्चर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नंबर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक को कवर किया था, जिसमें हमने यूज़र इनपुट आउटपुट को समझ लिया था, फिर डेटा टाइप्स को देख लिया था। और उसके बाद फिर लेक्चर 2 में हमने पैटर्न प्रिंटिंग में देखा था, जिसमें हमने बेसिकली 20 पैटर्न्स के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और पूरे के पूरे सारे पैटर्न्स को कवर किया था। आज हम लेक्चर 3 में नंबर्स के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को देखेंगे और आगे समझेंगे कि इनको भी टेम्पलेट्स की और ट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारी एक यूक्लिडियन एल्गोरिदम आ जाती है, जिसको मैं एक क्वेश्चन है जीसीडी वाला, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 2 नंबर्स का, जो हम मैथ में पढ़ चुके हैं, उस वाले प्रॉब्लम में यूज़ होता है इस एल्गोरिदम का। तो जब इस प्रॉब्लम पर आएँगे तब उसको समझाऊँगा मैं। फिलहाल हम लोग ये चीज़ समझ लेते हैं कि आगे इस नंबर प्रॉब्लम्स में करना क्या है। तो सबसे पहले नंबर वाले के लिए एक पैकेज बना लेते हैं, नंबर्स प्रॉब्लम्स। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हमारी लॉजिक बिल्डिंग ही काम में आएगी। तो एक चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी ओरिजिनल वेरिएबल हमें एज़ इनपुट दिया हुआ है, उसकी एक कॉपी हम स्टोर करके रख लें। दूसरी चीज़ इसमें ट्रिक में एक चीज़ आ जाती है कि मॉड्यूलो एक्सप्रेशन हमेशा मेरे को रिमाइंडर देता है और स्लैश मेरे को हमेशा क्वोशिएंट देता है। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि 20 है, 20 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 10 2 ज़ा 20 लिखूँगा, फिर वो आगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर मेरे को 0 चाहिए, तो मैं 20 मॉड्यूलो 10 का यूज़ करूँगा, तो मेरे को रिमाइंडर दे देगा वो। और वहीं पर अगर मैं 20/10 लिखता हूँ इस डिवाइड को, तो वो क्वोशिएंट देगा, जो कि होगा 2। दूसरी चीज़ कि अगर मेरे को कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे सपोज़ 1 2 3 एक नंबर है और मेरे को उसकी लास्ट डिजिट चाहिए सिर्फ़, तो मैं उस केस में हमेशा मॉड्यूलो बाय 10 का यूज़ करूँगा। क्योंकि मॉड्यूलो रिमाइंडर देता है और जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा 123 को, सपोज़ 10 है और उससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 123 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, तो एज़ अ कोएफ़िशिएंट क्या होगा? कोएफ़िशिएंट मेरा आ जाएगा 12 और फिर रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 3। तो जब मैं इसको एज़ अ मॉड्यूलो करके लिखूँगा, तो वो मेरे को 3 वैल्यू देगा एज़ अ रिमाइंडर, यानी कि जो इसकी लास्ट डिजिट है। और सेकंड थिंग कि अगर मेरे को कंप्लीट नंबर चाहिए एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, तो मैं डिवाइड का यूज़ करता हूँ। बस ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना फिलहाल के लिए कि मॉड्यूलो हमारा रिमाइंडर देता है और स्लैश मेरा क्वोशिएंट को रिटर्न करता है। और जब भी मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ लास्ट डिजिट चाहिए किसी नंबर की, तो मैं मॉड्यूलो बाय 10 करूँगा। और अगर कंप्लीट नंबर चाहिए एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, तो मैं डिवाइड बाय 10 का यूज़ करूँगा, यानी स्लैश बाय 10 का। ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वाले टेम्पलेट को भी देखेंगे, एक जनरल टेम्पलेट है। इसकी मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे इसके। कि सपोज़ ये देखो, मेरे को अगर n दे रखा है इनपुट में, तो इस पे मैं आता हूँ, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर ऑन सेपरेट लाइन। सो ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, प्रिंट ऑल डिजिट्स, ठीक है? तो या तो यूज़र से ले सकते हैं इनपुट, या फिर प्री डिफाइन भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्री डिफाइन करके चलूँगा, बार-बार यूज़र से लेने में लिखना ही पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा। तो मेन फंक्शन बना लिया, उसमें इंट n सपोज़ 268 मेरा नंबर है, ठीक है? अब मेरे को एज़ अ आउटपुट में क्या चाहिए कि इसकी जितनी भी डिजिट्स हैं, 8, 6, 2, ये सेपरेट लाइन में प्रिंट हो जाएँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ नोट कराई थी कि हमें एक कॉपी स्टोर करके रख लेनी चाहिए, जो कि आगे फर्दर हमारे लॉजिक में यूज़ हो। तो मैंने एक टेम्प वेरिएबल बना लिया टेम्परेरी के लिए, जिसमें n को पास कर दिया, क्योंकि n हमारा मैनिपुलेशन में हो सकता है 0 हो जाएगा। अब मैं एक व्हाइल लूप चलाऊँगा, जब तक ये मेरा n 0 के इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है? अब इसमें सिर्फ़ 3 लाइन का कोड है, उस पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले मेरे को डिजिट बाय डिजिट प्रोसेस करनी है चीज़ें। तो 8 मेरी लास्ट डिजिट है, वो मेरे को कैसे मिल सकती है? जब मैं मॉड्यूलो बाय 10 करता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंट रिमाइंडर इक्वल टू n मॉड्यूलो 10। इसमें मेरा फिलहाल क्या आ जाएगा, 8, ठीक है? अब मेरे को अपना लॉजिक लिखना है, मेरे को इसको प्रिंट करना था एक न्यू लाइन में। तो अगर मैं रिमाइंडर को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे फिलहाल 8 प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट आइटरेशन में, क्योंकि n मेरा अभी 268 ही है। अब मेरे को आगे प्रोसेस करने के लिए कंप्लीट सिर्फ 62 को देखना है, तो मैं n को 26 कैसे बना सकता हूँ कि उसमें से 8 हट जाए। जब मैं उसको स्लैश से डिवाइड करूँगा, मॉड्यूलो नहीं नॉर्मल डिवाइड करूँगा, तो वो मेरे को 26 दे देगा, कंप्लीट नंबर एक्सेप्ट लास्ट डिजिट। तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने n को n डिवाइडेड बाय 10 सी। तो इस वाले कोड से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इसको रन करते हैं, ये देखो 862 हमारे सेपरेट लाइन में प्रिंट होकर आ गए। तो इसके एक बार ड्राई रन समझ लेते हैं हम लोग कैसे हुआ है। फर्स्ट आइटेशन में देखते हैं पहले, ठीक है?
कि एन मेरा यहाँ पे क्या था, एन था मेरा 268। मैंने एक वेरिएबल बनाया रिमाइंडर जिसमें मैंने लिखा एन मॉड्यूलो 10। जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा 268 को तो उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 8, क्योंकि 26 से जाएगा। तो फर्स्ट केस में रिमाइंडर आ गया 8, उसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब अब मेरे को एन को एक कम करना है, मैं चाहता हूँ एन मेरा जब तक प्रोसेस हो जब तक जीरो नहीं हो जाता। तो फर्स्ट आइटेशन में 8 प्रिंट होने के बाद अब 268 से 26 बनाने के लिए मैं डिवाइड कर नॉर्मल यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या करा, 268 को जब मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो इस बार कोशेंट लेगा वो, और कोशेंट इस केस में क्या है 26। तो एन मेरा बन गया 26। अब यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट आइटेशन हुई, नेक्स्ट आइटेशन में ये सब हट जाएगा। सेकेंड आइटेशन, इसमें एन मेरा है 26। जब मैं 26 का मॉड्यूलो करूँगा 10 से, मॉड्यूलो देता है लास्ट डिजिट, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 6, यहाँ पे 6 शो हो गया। अब मेरे को 268 को 2 बनाना है, तो वो कैसे होगा, जब मैं इसी 26 को जब डिवाइड कर रहा हूँ 10 से नॉर्मल, तो उस केस में कोशेंट आएगा, तो कोशेंट दे देगा मेरे को 2। फिर सेकंड आइटेशन कंप्लीट हो गई, अब भी मेरा एन लेकिन जीरो नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं थर्ड आइटेशन, यहाँ पे मेरा एन कितना है 2। अब जब मैं 2 का मॉड्यूलो करता हूँ 10 से तो वो मेरे को एज अ रिमाइंडर देगा 2, क्योंकि 10 से 2 छोटा है तो वो 0 से डिवाइड करेगा। फिर यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद जब हम 2 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कोशेंट मेरा 0 है फिलहाल, तो एन मेरा 0 हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा, ये लूप से टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ इस लॉजिक से, सिर्फ 3 लाइन के कोड से हमने देख लिया कि हमें डिजिट बाय डिजिट कैसे प्रोसेस करना है। जब भी लास्ट डिजिट चाहिए सिर्फ किसी भी नंबर की, 268 की सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, तो उस केस में मैं मॉड्यूलो बाय 10 का यूज़ करूँगा। और जब मेरे को पूरा का पूरा नंबर चाहिए एक्सेप्ट लास्ट डिजिट, यानी 268 में से सिर्फ 26 चाहिए, सिर्फ लास्ट डिजिट को हटाकर सारा का सारा नंबर आ जाए, तो मैं डिवाइड बाय 10 का यूज़ करूँगा उस केस में, ठीक है। अब हम टेम्पलेट देख लेते हैं इसमें। यही एक बेसिक टेम्पलेट है कि एन मेरा इनपुट होगा, एम में उसको स्टोर करके रख लिया। जो भी इनिशियलाइजेशन है, जैसे कि आगे चलकर हम देखेंगे कि अगर मेरे को सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन कर लिए वेरिएबल्स के। फिर एक वाइल लूप चलाया कि जब तक एन मेरा 0 के इक्वल नहीं हो जाता, उसकी डिजिट निकाली, लास्ट डिजिट को प्रोसेस करेगा ये वाला। उसके बाद यहाँ पर अपना लॉजिक लिखा, इस वाले केस में सिर्फ हमें प्रिंट करना था। फिर एन को अपडेट कर दिया कि लास्ट डिजिट हट जाए, बाकी बचा हुआ उसमें अपडेट हो जाए। फिर इफ कंडीशन में चेक कंडीशन आ जाती है कि कोई भी चेक वाले क्वेश्चंस को देखेंगे हम, उसमें इस चीज़ का यूज़ आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, काउंट करनी है ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर। जैसे इस केस में 268 में 3 डिजिट्स हैं, तो मेरे को 3 प्रिंट करना है। इसको देख लेते हैं, काउंट डिजिट्स, मेन फंक्शन बनाया, इंट एन सपोज मेरा 268 ही है, ठीक है। एक मैंने काउंट वेरिएबल बना लिया 0। अब टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वाइल वाइल वाला जो हमारा कोड है वो तो यही होगा, वाइल मेरा एन 0 के इक्वल नहीं हो जाता जब तक चलेंगे। उसके बाद अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हम रिड्यूस कर सकते हैं, कि मेरा जब मैं एन को डिवाइड करता हूँ 10 से, तो वो मेरे को सारा का सारा नंबर दे देता है एक्सेप्ट एक लास्ट डिजिट के, कि इसमें से 8 हट जाएगा वो 26 दे देगा। नेक्स्ट आइटेशन में फिर 6 हट जाएगा वो 2 दे देगा, फिर नेक्स्ट आइटेशन में 2 हट जाएगा। तो हम सिर्फ इसी लाइन के बाद अगर हम काउंट प्लस प्लस कर दें और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं काउंट को बाहर टर्मिनेट होकर, तो मेरा 3 आ जाएगा। अगर इसी में ही अगर मैं नंबर मेरा बड़ा होता, इंटीजर थोड़ा ज़्यादा लार्ज होगा, 7 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करा है, सिर्फ इसी वाली लाइन को देखते हुए हमने पूरा कोड ये वाला भी लिख सकते हैं, फिर हम काउंट प्लस प्लस का लॉजिक लिख सकते हैं, एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि ये लूप उतनी बार ही चलेगा जितनी इसमें डिजिट्स हैं। लेकिन हम नॉर्मली इस वाली लाइन के बाद, क्योंकि ये एक एक डिजिट को कम करते जा रहा है, तो लास्ट में जब ये जीरो हो जाएगा एन, तो उतनी डिजिट होंगी, इतना काउंट हम प्रिंट करके लिख सकते हैं। नाउ अब हमें करना है रिवर्स द नंबर। अगर मेरा 268 है नंबर, तो मेरे को दूसरा नंबर बनाना है 862, यानी 268 की जगह पर क्या हो जाए, एक न्यू नंबर बने जो हो 862। ऐसे ही अगर 1 2 3 है तो न्यू नंबर कैसा बनना चाहिए, 3 2 1। इस वाले को देख लेते हैं, रिवर्स द नंबर। एक मेन फंक्शन बनाया, इंट एन 268, ठीक है। तो मैंने एक कॉपी इसकी स्टोर करके रख ली टेम्प में एन।
जो आगे चलकर यूज़ में आएगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, लेकिन जो चेक वाले जितने भी क्वेश्चन्स हैं ये वाले, पैलिंड्रोम, स्पाई नंबर, इन सब में ये जो कॉपी है इसका काफ़ी यूज़ आता है। उसके बाद अपना जो टेम्पलेट का कोड था कि जब तक मेरा n 0 नहीं हो जाता है, तब तक मैं व्हाइल लूप को चलाऊँगा। एक वेरिएबल बना लिया रिमाइंडर के नाम से, जिसमें अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो मैं मॉड्यूलो का यूज़ करूँगा, n मॉड्यूलो 10, जो कि मेरे को लास्ट डिजिट दे देगा फिलहाल के लिए 8। अब अब मैंने एक नंबर बना लिया, मेरे को रिवर्स नंबर बनाना है, तो फिलहाल मैंने एक वेरिएबल बना लिया रिव नाम का, जो 0 से इनिशियलाइज़ है फिलहाल। अब मैं चाहता हूँ अगर 268 ऐसे लिखा हुआ है लेफ्ट से राइट, तो 8 मेरा सबसे पहले आए, जो लास्ट डिजिट है वो रिव वाले में सबसे पहले आए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिव इक्वल टू रिव प्लस रिमाइंडर। तो फिलहाल क्या हो जाएगा इसमें, 0 प्लस 8 इक्वल टू 8, ठीक है? और n को मैं अपडेट कर दूंगा 10 से डिवाइड करके, तो 268 की जगह 26 हो जाएगा वो। अब फर्स्ट आइटेशन में तो रिव मेरा 8 के इक्वल है, ठीक है? और अब नेक्स्ट आइटेशन में यहाँ पे n बन चुका है मेरा, जब सेकंड आइटेशन चालू हुई 26 हो गया, रिमाइंडर ने दिया 6। अब अगर मैं डायरेक्ट रिव में 8 है, 8 प्लस 6 कर दूंगा, वो तो चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 14। लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि रिवर्स में 8 के बाद 6 आए, कुछ ऐसा हो कि रिवर्स में ये ऐसा शो होगा जैसे 862। अभी मैं फिलहाल 8 है मेरे पास, तो 86 बनाना है और 6 है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं 80 में प्लस कर दूँ 6, तो उस केस में चल जाएगा ये। तो इसकी हम लॉजिक ऐसे बना सकते हैं कि अगर मैं रिवर्स इंटू में 10 प्लस रिमाइंडर करता हूँ, तो फिलहाल 8 था, 8 इंटू में 10 प्लस 6 कितना आ गया, 86। अब n हो गया मेरा 2, रिमाइंडर आया यहाँ पे 2, रिव में है मेरा 86, 86 इंटू में 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 862। सी यहाँ पे अब n हो जाएगा 0, यानी वाइल लूप मेरा पूरा हो चुका है, इसकी एग्जीक्यूशन पूरी हो गई। अब मैं प्रिंट कर सकता हूँ अपने रिव वाले डिजिट को, सी। ऐसे ही अगर अब यहाँ पे सिर्फ हमने बस एक एक स्टेप के लिए लॉजिक सोचा है कि अगर मेरे को 8 मिल गया, ठीक है, मैंने वो प्लस कर दिया रिव में। अब मेरे को उसको जब 6 आया तो 86 बनाने के लिए मैं 10 इंटू करूँगा, तब वो जाके 80 में जब प्लस होगा 6 तो 86 बन जाएगा। ऐसे करके हमने एक लॉजिक यहाँ पे हिट कर लिया कि जब भी मेरे को रिवर्स करना है नंबर अपना, तो ये वाला लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। बाकी सब तो वही सेम चीज़ है, ठीक है? सी अब एक क्वेश्चन आता है, चेक पैलिंड्रोम और नॉट। नंबर्स वाले में हमारे सिर्फ 12 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद कुछ स्ट्रिंग के बेसिक क्वेश्चन है, या फिर और इसके बाद थोड़े एरे के बेसिक क्वेश्चन है। एरे, डेटा स्ट्रक्चर और स्ट्रिंग को हम अलग से भी करेंगे, ये सिर्फ बेसिक लॉजिक बिल्डिंग के लिए है। तो जहाँ तक है शायद इस वाले लेक्चर के या तो 2 लेक्चर बनेंगे इस वाले पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए, या फिर इसी लेक्चर में हो जाएगा। तो फिलहाल हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन कि चेक पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा पैलिंड्रोम, ठीक है? पैलिंड्रोम वो नंबर होता है कि अगर तुम्हें सपोज करो एक नंबर दे रखा है n इक्वल टू 121, और तुमने उस नंबर का रिवर्स निकाला है, तो रिवर्स इस नंबर का क्या निकलेगा, 121 ही होगा। और अगर तुम उसको कंपेयर कर रहे हो कि तुम्हारा जो नंबर है गिवन इनपुट और वो उसका जो रिवर्स है, वो दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, तो वो वाला पर्टिकुलर नंबर हमारा पैलिंड्रोम होता है। अब अगर यहीं पर मेरा n होता कितना, 268, और रिवर्स इसका बन रहा है 862, ये इक्वल नहीं है, तो ये नॉट पैलिंड्रोम है। तो हमने नंबर में आइटरेशन करना देख लिया, उसका रिवर्स निकालना भी देख लिया। जो रिवर्स वाला कोड है वही है, उसके बाद बस चेक कंडीशन डालनी है इफ की। तो एक बार इस वाले को खुद भी ट्राई करके देखना। उसके बाद देख लेते हैं हम कि हमने मेन फंक्शन बनाया एंड सपोज मेरे पास दे रखा है 268, ठीक है? अब मेरे को इसकी एक कॉपी स्टोर करके रखनी है, इंट टेम्प इक्वल टू एन। टेम्प वेरिएबल में स्टोर करके रख लिया मैंने 268, ठीक। एक मेरे को रिवर्स नंबर बनाना है, क्योंकि पैलिंड्रोम के केस में रिवर्स को ही चेक करूंगा मैं ओरिजिनल से। तो रिवर्स में 0 डिफाइन कर लिया, वाइल लूप चलाएंगे, एन नॉट इक्वल टू 0, इंट रिमाइंडर इक्वल टू एन मॉड्यूलो 10। उसके बाद अपना रिवर्स का लॉजिक क्या था, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रैम। उसके बाद एन इक्वल टू में एन डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? अब इस केस में रिव को अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ 862 आ रहा है, वहीं अगर मैं यहाँ पे मेरा नंबर होता 121, तो 121 ही आ रहा है इसका रिवर्स, ठीक है? अब मेरे को चेक करना है ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इफ मेरा जो एन, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि मेरा एन इक्वल इक्वल रिव है, रिवर्स वाले नंबर के इक्वल है, तो प्रिंट हो जाए क्या, यस, ये पैलिंड्रोम था।
एल्स में क्या प्रिंट हो जाए कि नो, ये पहले नंबर नहीं था। अब बट यहाँ पर मैं एन का यूज़ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे जब मैंने व्हाइल लूप के अंदर एन का यूज़ करा है, एन नॉट इक्वल टू 0, इस वाली कंडीशन से जब ये बाहर आ रहा है, इस वाली व्हाइल लूप से जब ये बाहर आ रहा है, तो एन मेरा यहाँ पे इसके बाद वो 0 हो चुका है। सिर्फ़ इसी एक कंडीशन है कि मैं एन को दोबारा यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं एन को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करके रखता हूँ। इसलिए हम यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो इस केस में आ गया येस, क्योंकि 121 का रिवर्स 121 ही होता है। यहीं पे अगर 268 होता, तो यहाँ पे आ गया नो। सी, पहले नो वाला हो गया। ऐसे ही हमारे कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये एक इम्पोर्टेंट है और एक आर्मस्ट्रांग नंबर भी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 2 और आ जाते हैं, एक स्पाई नंबर और डक नंबर, ठीक है? अभी हम स्पाई नंबर देख लेते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन, स्पाई नंबर। स्पाई नंबर हमारा वो नंबर होता है जिसकी डिजिट्स का सम उसके डिजिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे सपोज मेरा नंबर दे रखा है मेरे को 123, ठीक है? अब इसकी डिजिट्स का सम क्या है? 1 + 2 + 3 इक्वल टू कितना है? ये 6 है। और वहीं पे अगर इसकी डिजिट्स का प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, तो वो किसके इक्वल है? 1 × 2 × 3, वो भी 6 के इक्वल है। तो मेरा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। उस केस में ये वाला जो नंबर है मेरा स्पाई नंबर है। और कोई नंबर होता अगर इसकी जगह पे, तो वो नहीं, वो हम देख सकते हैं ऐसे ही कि अगर वो सम मेरा इक्वल नहीं है प्रोडक्ट के, तो उस केस में वो स्पाई नंबर नहीं होगा। तो इसका लॉजिक हम लिख सकते हैं, सिंपल है। मेन फंक्शन बनाया, नंबर दे रखा है 123, ठीक है? मेरे को अब 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो सम देखना है और प्रोडक्ट देखना है, और डिजिट्स मेरे को निकालनी आती है कि मैं कैसे निकालता हूँ मॉड्यूलो और डिवाइड वाले सिंबल्स का यूज़ करके कैसे मैं डिजिट्स को आइटरेट करता हूँ, ठीक है? तो मेरे को 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, एक तो सम इक्वल टू 0, एक प्रोडक्ट इक्वल टू में 1। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट 0 ही आएगा फिर। इसलिए हम यहाँ पे 1 लेकर चलते हैं हमेशा जब भी मल्टीप्लाई का केस हो। अब हमें एक कॉपी भी बनानी पड़ेगी, इंट टेम्प इक्वल टू n, क्योंकि n हमारा आइटरेशन के वक्त में 0 हो जाएगा। व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये लूप चलेगा, ठीक है? फॉर लूप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हाइल इस इन जो भी नंबर वाले प्रोग्राम्स हैं उसमें ईज़ी पड़ता है लिखने में, और एज़ अ टेम्पलेट में जो भी है ये, इसको यूज़ करना एफिशिएंट होता है फॉर लूप के जगह पर, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को डिजिट्स निकालनी है। रिमाइंडर वाला जो था, वो लास्ट डिजिट देगा, n का मॉड्यूलो जब मैं 10 लिखूँगा, डिजिट आ गई। यहाँ पे मैं लॉजिक लिखूँगा अपना जो भी है, और उसके बाद n मेरा अपडेट हो जाएगा। लास्ट डिजिट को हटाकर बाकी का नंबर आगे चला जाएगा नेक्स्ट आइटेशन में, ठीक है? जैसे 123 का 3 हट गया, 12 जाएगा नेक्स्ट आइटेशन में, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब उस डिजिट के साथ हम लोग अपना लॉजिक डिफाइन कर सकते हैं। मेरे को क्या निकालना है? एक तो सम निकालना है, तो लिख दूँगा सम इक्वल टू सम प्लस रैम। सेकंड थिंग, प्रोडक्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई लिखना है बस, प्रोडक्ट इनटू रैम। सी, अब आफ्टर दैट मेरे को एक चीज़ को चेक करना था कि सम जो है डिजिट्स का और जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है या नहीं आता। सबसे पहले एक बार हम प्रिंट करके देख लेते हैं उसकी सम क्या आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 6 दोनों में। अगर मैं यहाँ पर 268 कर देता हूँ, 263 कर लिया सपोज, तो इसका सम आएगा 11 और प्रोडक्ट आएगा 36। 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है? अब ये वाला मतलब मेरा स्पाई नंबर नहीं है। इफ कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा? इफ मेरा सम इक्वल इक्वल है अगर प्रोडक्ट के, तो मैं प्रिंट कर दूंगा क्या? स्पाई नंबर वो है यस। एल्स में नो, वो मेरा स्पाई नंबर नहीं है। अब इस वाले केस में देखते हैं, जब नंबर मेरा 263 है तो इसमें वो स्पाई नंबर है ही नहीं, और अगर यहीं पर होता 123, तो सी, ये वाला है, ठीक है? इसके बाद एक आता है डक नंबर। नंबर वो डक नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक जीरो तो होता ही है। जैसे सपोज करो 209, या फिर 120, या फिर 301, और जीरो इसमें स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, फिर तो वो नंबर यूजलेस हो जाएगा। या तो मिड में हो या फिर लास्ट में हो, ठीक है? तो हमें बस बेसिकली इसका लॉजिक अगर हम सोचें तो डिजिट्स पे आइटरेट करना पड़ेगा,
मेन लॉजिक यही होगा कि अगर कोई भी मेरी डिजिट 0 है तो उसका मैं काउंट मेंटेन करूँगा। एक काउंट वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करूँगा और जब-जब 0 मेरे को मिलेगा तो इफ कंडीशन में मैं काउंट को प्लस कर दूँगा। उसके बाद देखूँगा लास्ट में व्हाइल लूप के बाहर कि अगर मेरा जो काउंट है वो 0 से बड़ा है, तो यानी मेरे को कम से कम 1 0 तो मिल गया। तो उस केस में वो वाला नंबर मेरा डक नंबर हो जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। इसको भी देख लेते हैं। 6 डक नंबर, ठीक है? मेन फंक्शन बनाया, इंट n मेरे पास सपोज़ कितना है 208, ठीक है? टेम्प वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया n। एक मेरे को काउंट करना है 0 का, तो मैंने 0 के नाम से ही बना लिया। व्हाइल लूप चलाया, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, लास्ट डिजिट निकालने के लिए n मॉड्यूलो 10 और n को अपडेट करने के लिए n डिवाइडेड बाय 10। बीच में अपना लॉजिक, ठीक है? अब लॉजिक में क्या लिखूँगा कि इफ़ मेरा जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो मैं 0 वाले काउंट में प्लस कर दूँगा। इसका नाम लिखते हैं 0 काउंट। 0 काउंट में मैंने प्लस कर दिया, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा सेमीकोलन। अब व्हाइल लूप के बाद बस मेरे को चेक करना है कि इफ़ मेरा जो 0 काउंट है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर वो ग्रेटर देन है 0 के, तो मैं प्रिंट कर दूँ येस ये डक नंबर था, एल्स में नो ये डक नंबर नहीं। इस केस में है, अगर मैं यहीं पर कर देता हूँ 4 248 तो नो, ठीक है? तो हमने ये चीज़ भी देख ली कि काउंट कैसे मेंटेन करना है। हमें बस जितने भी नंबर प्रोग्राम है बस यही चीज़ सीखनी है कि नंबर्स में हमें लास्ट डिजिट के थ्रू हम कैसे आइटरेट कर सकते हैं बैकवर्ड। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ में मूव करें। जैसे 248 लिखा तो 842, ठीक है? और सिर्फ इन्हीं 2 लाइन्स की मदद से मॉड्यूलो और एक स्लैश, इन दोनों को जब भी हम 10 के साथ में यूज़ करते हैं किसी नंबर के लिए, तो हम प्रॉपर आइटरेशन कवर अप कर सकते हैं अपनी डिजिट्स के थ्रू किसी भी नंबर के रिगार्डिंग। अब ये वाला आ जाता है एक मेन कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को मैं समझा देता हूँ एक बार। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोग अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग, तो देखो, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जैसे सपोज इंट n इक्वल टू 153 है, ठीक है? तो अब टोटल डिजिट इसमें कितनी है? टोटल डिजिट है इसमें 3, यानी इस नंबर की लेंथ कितनी हुई? बेसिकली कितनी भी डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट है इस केस में सपोज करो 3। तो जितने भी इस नंबर में डिजिट्स हैं उनका उनकी पावर अगर इतनी कर दें और उसका एडिशन हो, तो ये अगर यही नंबर आ जाता है, तो वो होता है पर्टिकुलर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे सपोज़ कि मेरी डिजिट्स हैं 1, 5 और 3 इस केस में, और यहाँ पे टोटल डिजिट है मेरी 3। तो 1 का जब हम क्यूब करेंगे, 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर में 3 प्लस 3 की पावर में 3 इक्वल टू, अगर मेरा 153 के जो भी नंबर ऑब्टेन होता है, जैसे इस केस में हो जाएगा 1 प्लस में 5 की पावर 125 और उसके बाद में 27, इसको हम प्लस करेंगे तो 153 आ गया। अगर ये नंबर जो भी ऑब्टेन होता है वो मेरे गिवन नंबर के इक्वल है, तो वो पर्टिकुलर होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर यहीं पर सपोज़ होता 1248, तो टोटल डिजिट्स कितनी है पहले? ये चीज़ हम निकालेंगे जो कि हम निकाल चुके हैं काउंट डिजिट्स के कोड में। इस केस में आ गया कितना 4, ठीक है? डिजिट क्या-क्या आ गई 1, 2, 4 और 8। अब पावर में क्या आएगा? हर एक की पावर में टोटल डिजिट्स आती हैं। इसमें आ जाएगा 4, 4, यहाँ पे भी 4, इसकी भी पावर 4। अब सपोज़ करो यहाँ पे मेरा जो भी आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन जितनी भी आती है, अगर वो मेरे इक्वल हो जाती है किसके 1248 के, तो ये होगा मेरा, ये वाला जो नंबर है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब हमें टोटल डिजिट्स, काउंट ऑफ डिजिट निकालना आता है, हर चीज़ आती है, कंपैरिज़न करना आता है, डिजिट्स में आइटेशन भी करना आता है। बस एक चीज़ की दिक्कत है जो कि हमने नहीं सीखी है, वो है पावर निकालना। तो जावा हमें एक बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है math.po पावर के लिए, जिसमें अगर मेरे को सपोज़ 1 की पावर 4 को कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिखूँगा 1, 4, ठीक है? बट एक चीज़ इस केस में हमको ध्यान रखनी है कि ये हमेशा डबल वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो मेरे को इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंट में। अगर मैं इसी के आगे पे इंट लिख दूँगा यहाँ पर, तो ये इंटीजर वैल्यू दे देगा।
हमेशा यही चीज़ को ध्यान रखना कि मैथ डॉट पो फंक्शन यूज़ होता है पावर को निकालने के लिए। उसके बाद बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमेशा डबल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि अगर मेरा 2 की पावर यहाँ पे 3 है, ठीक है? और मैं यहाँ पे इंट नहीं लिखता हूँ, तो ये मेरे को आउटपुट में देगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा मेरा 8 होगा। तो ये मेरे को आउटपुट में देगा 8.0। ये हमेशा बिल्ट इन फंक्शन जो है ये डबल को रिटर्न करता है, लेकिन मेरे को इंट में चाहिए क्योंकि मैं इंटीजर्स के साथ डील कर रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे इंट को लगा देता हूँ, टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, तो उस केस में मेरे को ये आउटपुट 8 ही देगा, ठीक है? अब एक बार इसको वीडियो पॉज़ करके खुद ज़रूर ट्राई करना, अदरवाइज़ मैं तो कर ही रहा हूँ इसको। तो हमने समझ लिया आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अब इसका लॉजिक लिखते हैं। मेन फंक्शन बनाया, नंबर है सपोज़ 153, टेम्प में हमने स्टोर कर लिया n, ठीक है? अब उसके बाद मैं आइटरेट करूँगा डिजिट वाइज़, इंट n नॉट इक्वल टू 0, इंट रिमाइंडर इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, और n को अपडेट करते हैं n डिवाइडेड बाय 10 से। अब यहाँ पे आएगा लॉजिक, क्योंकि एक एक डिजिट आती जा रही है रिमाइंडर में। तो इससे भी पहले जो एक चीज़ करनी थी, वो हमें क्या करनी थी कि हमें इसका काउंट, डिजिट्स का काउंट निकालना था, टोटल डिजिट। वो कैसे निकालेंगे? वाइल हमें एक और कॉपी बनानी पड़ेगी, इंट टेम्प 2 इक्वल टू n, ठीक है? यहाँ पे मैं टेम्प का यूज़ करता हूँ, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0। तो जब मैं n इक्वल टू n को डिवाइड करूँगा 10 से, तो एक एक डिजिट शिफ्ट होती जाएगी, 3 हटेगा, 5 हटेगा, फिर 1 हटेगा, उतने में मैं काउंट को प्लस कर लूँगा। इंट टोटल डिजिट इक्वल टू 0, यहाँ पे टोटल डिजिट्स का प्लस, ठीक है? अब यहाँ पे अगर सपोज करूँ, यहाँ पे प्रिंट करते हैं टोटल डिजिट को, जस्ट अ सेकेंड, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ तक हमारी टोटल डिजिट यहाँ पे आ गई होंगी 3। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका लॉजिक लिखना है कि जब मैं यहाँ पर आइटरेट करूँगा, यहाँ पे लॉजिक लिखना है, मेरे पास एक डिजिट आ गई, अब मेरे को बस एक सम निकालना है, तो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। देख लो, मैं कोड का लॉजिक लिखना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद जब जिस जिस वेरिएबल की यूज़ पड़ता जा रहा है मेरे को, तब मैं उनको इनिशियलाइज़ करता जा रहा हूँ। अब मेरे को पता है कि आर्मस्ट्रांग नंबर में एक न्यू नंबर को स्टोर करने के लिए मेरे को एक एक वेरिएबल को रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब सम इक्वल टू सम प्लस, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपना मैथ डॉट पो वाला फंक्शन, मैथ डॉट पावर, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो भी डिजिट है उसकी कितनी पावर हो, टोटल डिजिट, और उसमें एडिशन होता जाए, ठीक है? तो ये मेरे को नंबर लाकर दे देगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ अपने सम वाली वैल्यू को, इनपुट क्यों ले रहा है? अरे दिक्कत यहाँ पे थी कि मैंने यहाँ पे टेम्प को डिफाइन कर रखा है, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एन को, और जबकि मेरे को एन को नहीं, यहाँ पे एन मैंने जो स्टोर करा रखा है टेम्प को, यहाँ पे टेम्प को यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर इसको हम रन करते हैं, ये देखो 153 आ गया। और यहीं पर अगर कोई और नंबर होता 4, तो 963 आ रहा है। इसके बाद हम अपनी नॉर्मल चेक कंडीशन को डाल सकते हैं कि इफ़ मेरा जो सम है वो इक्वल इक्वल है टेम्प 2 के, तो डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर यस कि ये मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है, और एल्स में नो, ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर मैं टेम्परेरी वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ व्हाइल लूप में, तो मेरे को उसी का ही अंदर यूज़ करना पड़ेगा एन की जगह पे, ठीक है? मैं यहाँ पे एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 कर रहा था, इस वजह से वो मेरे को एरर शो कर रहा है। अब आ जाते हैं अपनी जीसीडी और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स के कोड पे। और अगर हमारा एक निकल गया, तो सेकंड वाला भी हो जाएगा, जो है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको भी हम बोलते हैं कि अगर 2 नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं हमारे पास सपोज़ करो 24 और 36 ठीक है? तो इनके हम फैक्टर्स को लिखते जाएँगे, जो-जो इनको डिवाइड कर रहा है वही होता है फैक्टर्स कि किन-किन से डिवाइड करने के बाद ये नंबर मेरे को 0 दे रहा है एज़ अ रिमाइंडर, तो वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। तो अब उसके बाद हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, उस वाले को रिटर्न करते हैं अगर तो वो हो जाता है जीसीडी या फिर उसको हम एचसीएफ भी बोल देते हैं और अगर वही चीज़ हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा एलसीएम, ठीक है? तो इस वाले को हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसके 2 मेथड्स हैं और इसी में ही वो एल्गोरिदम आती है हमारी यूक्लिडियन, इसको एक बार समझते हैं पहले कि सबसे पहले हमने मेन फंक्शन बनाया और इसके एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? सपोज़ करो मेरे पास 2 नंबर हैं 24 और 36। अब 24 को कौन-कौन डिवाइड कर सकता है? 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर लेगा। 2 3 8 जा 4 6 जा, ठीक है? 5 नहीं करता 6 करेगा, 7 भी नहीं करेगा 8 करेगा, 9 नहीं करेगा 10 नहीं करेगा 11 नहीं 12 और उसके बाद 24। ऐसे ही अगर 36 के फैक्टर्स देखते हैं, क्या-क्या आएँगे? 1 2 3 4 5 नहीं है 6 7 भी नहीं है 8 भी नहीं है 9 10 11 12 13 12 है 13 नहीं है, उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 36। अब इन दोनों केसेस में अगर हम देखें तो 12 हमारा जो है वो ग्रेटेस्ट और कॉमन फैक्टर है, तो हमारा आउटपुट 12 रिटर्न होकर आना चाहिए जब हमें 2 नंबर दे रखे हैं, तो उसको हम कहते हैं जीसीडी। और वहीं पे हम अगर लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखते तो यहाँ पे 1 आ जाता या फिर 2 आ जाता, ठीक है? तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी देखेंगे, पहले जीसीडी को नॉर्मल तरीके से समझते हैं कि हम इसको लॉजिक कैसे लिख सकते हैं। तो सपोज़ करो मेन फंक्शन है हमारा और उसमें मेरे को 2 नंबर दे रखे हैं, इंट a इक्वल टू 24 और इंट b इक्वल टू में क्या 36। अब इनका जीसीडी मेरे को रिटर्न करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स मैं अपना जो लूप है वो मैं उस तक चलाऊँगा जो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है। क्योंकि अगर स्मॉलेस्ट नंबर का लास्ट वाला फैक्टर भी कॉमन है इससे तो मैं वही रिटर्न कर रहा हूँगा। तो मेरे को इस तक तो लूप चलाना है जो मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है दोनों का। इस केस में 24 है, तो फॉर लूप चलाऊँगा मैं कहाँ से इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू a i प्लस प्लस, ठीक है? ये लूप चलेगा मेरा कहाँ तक 1 से लेकर 24 तक, से लेकर 24 तक चलेगा। अब मेरे को क्या देखना है कि मेरे को उस वाले डिजिट को देखना पड़ेगा, उस वाले फैक्टर को देखना पड़ेगा जो कि दोनों को ही डिवाइड कर रहा हो। तो इफ मेरा जो a है वो डिवाइड करने पे i पे अगर 0 हो जाता है और एंड कॉमन फैक्टर देखना है तो मैं यहाँ पे एंड लगाऊंगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है? या फिर और लगा सकते हैं क्योंकि अलग अलग चलेगा वो। b का मॉड करूंगा जब मैं i से तो भी वो 0 होना चाहिए, तो वो वाला जो i है वो मेरा कॉमन फैक्टर है। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट जीसीडी जिसमें मेरा वो फैक्टर्स आते जाएंगे, वो अपडेट होता जाएगा। जीसीडी इक्वल टू कर दिया i, ठीक है? और इसके बाद अगर मैं इसको रिटर्न करता हूँ या फिर प्रिंट करता हूँ, इसमें मेरा कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एंड ही करना पड़ेगा क्योंकि कॉमन देखना है ना। सी 12 और के केस में ये होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला इफ वाले के ब्लॉक चल जाएगा, लेकिन जब मैं एंड लगा देता हूँ तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो चलेगा और दोनों जब ही हो सकती है क्योंकि मेरे को यहाँ पे कॉमन देखना है। तो अगर 1 24 पहले 1 आया, 1 उसको डिवाइड कर देगा 24 को और 36 को भी कर देगा, तो जीसीडी में आ जाएगा 1। फिर उसके बाद आया 2, आई अपडेट होकर 2 हो गया, 2 भी दोनों को डिवाइड कर देगा 24 को भी 36 को भी, तो जीसीडी हो गया 2। ऐसे ही करते-करते जो कॉमन फैक्टर है 12 मेरा कॉमन था, तो 12 इसमें स्टोर हो जाएगा और वो मेरा हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र हो जाएगा, ठीक है? ये था एक नॉर्मल अप्रोच। इसी में एक एल्गोरिदम आती है हमारी यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले तो बेस्ट एल्गोरिदम है जब भी हमें जीसीडी फाइंड करना है 2 नंबर्स का, क्योंकि ये क्या करता है रिपीटेडली रिड्यूस करता है हमारे लार्जर नंबर को, ठीक है? और इस वाली एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं हर स्टेप में रिमाइंडर को कैलकुलेट करते हैं, लार्ज नंबर को डिवाइड करके स्मॉल से और उसके बाद लार्ज वाले को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल से। इस वाले को एक बार इसमें देखते हैं, ठीक है? कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 24 के ये फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24 और 36 के ये सारे फैक्टर्स हैं। अब यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहती है कि सबसे पहले मैं 24 को अगर 36 से डिवाइड करता हूँ, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 12, ठीक है? इस वाले केस में यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 12 और उसके बाद मैं क्या करूँगा उसी डिवीज़न को कंटिन्यू कर दूँगा कि
जो मेरा यहाँ पे डिवीज़र था, उसको तो मैं यहाँ पे अंदर ले लूँगा। इनको ऐसे समझ लेते हैं कि ये अंदर वाला नंबर है और ये बाहर वाला नंबर है। तो सबसे पहले मैंने बाहर वाले से यानी स्मॉल वाले से अंदर वाले को डिवाइड करा और जो रिमाइंडर बचा, वो अब मेरा बन गया बाहर वाला और जो पहला वाला था ये बाहर वाला उसको अंदर ले लिया। फिर ये डिवाइड को कंटिन्यू करा और इस स्टेप को जब तक प्रोसीड करना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता है रिमाइंडर हमारा। तो ये एल्गोरिथम इसी चीज़ को कहते हैं कि अगर हम कंटिन्यू डिवीज़न करते रहें, एक्सटेंड करते हुए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है, उस केस में जो रिमाइंडर 0 आएगा और जो मेरा बाहर वाला नंबर होगा वही मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र होगा। सो बेसिकली इट सेज जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल होता है हमारे जीसीडी ऑफ बी ए मॉड बी के। ठीक है, ए मेरा नंबर है कौन सा 36 और बी है 24 और उसको अगर हम जीसीडी कर लिया हमने, बी को अब बाहर ले लिया, फिर ए मॉड बी लिखा, यानी पहले 36 को हमने 24 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 12। अब हमने इस वाले नंबर को अंदर रख लिया, फिर डिवाइड करा, अगर यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर आता तो इससे फिर आगे डिवाइड कंटिन्यू करते इसको अंदर रखकर। ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यही कॉन्सेप्ट था और ये पहले से ही प्रूवन एल्गोरिथम है कि जीसीडी दो नंबर का इक्वल होता है जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी। तो अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट से हम अपने लॉजिक को देखते हैं तो एक और कोड को लिख सकते हैं इसी में ही, इसको कमेंट कर देते हैं। ये है मेथड 1। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया मेथड 2। इसमें क्या था, मेरे पास दो नंबर दे रखे हैं, a इक्वल टू 24 एंड b इक्वल टू 36। तो मैं क्या चलूँगा जब तक मेरा वाइल मेरा b मॉड a, जब मैं b ये मेरा तब तक जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक ये वाइल लूप चलेगा। उसमें ही जब मैंने 36 को 24 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया मेरा कुछ, यहाँ पर रिमाइंडर आया मेरा 12। अब मेरे को 12 को बनाना है a, क्योंकि 12 से डिवाइड करना है पहले वाले नंबर को। तो b में मैं सबसे पहले तो a को स्टोर कर दूंगा b की जगह पे और a की जगह पे मैं रिमाइंडर को ला दूंगा और लास्ट में जब ये बाहर निकलेगा तो मेरा जो a है वही मेरा आंसर होगा। सी ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ कि कोई और नंबर है 12 और 36, उसमें भी यही रहेगा 18 6। इस वाले का हम एक बार ड्राई रन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो नंबर थे हमारे 24 और 36। हमने वाइल लूप चलाया जब तक 36 का जब तक हम डिवाइड कर रहे हैं वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, जब सबसे पहले डिवाइड करा 24 से 36 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आ गया मेरा 12। अब b मेरा 36 था और b की जगह पे मेरे को a को लाना है, अब a को अंदर लेकर आना है तो मैंने b इक्वल टू a लिख दिया। तो b मेरा अब क्या बन गया 24 और यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया है रिमाइंडर इनका, तो a की जगह पे आ गया मेरा रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आइटरेशन में वाइल लूप में क्या हो जाएगा, ये हटकर क्या हो जाएगा 24 का मॉड करा 12 से। अब इनको जब डिवाइड करा तो कितना आया, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे मेरे को a को लाना है तो 24 की जगह पे आएगा 12 और a की जगह पे आ जाएगा रिमाइंडर मेरा 0। यहाँ पे अगर कंटिन्यू होता तो a की जगह पे 0 होता और b की जगह पे ये 12 आ चुका होता, ये बाहर वाला। सी अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 मॉड्यूलो 0 तो वो मेरा 0 ही रिटर्न करेगा जो कि वाइल लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा फिर, और इस केस में ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा जो भी मेरा a है रिमाइंडर। तो इस वाले यूक्लिडियन एल्गोरिदम से भी हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, जीसीडी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसी में ही एक और चीज़ आ जाती है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालें, लोएस्ट कॉमन मेथड। तो एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि एक यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं कि जो जीसीडी होता है दो नंबर्स, अगर मेरे को दो नंबर गिवन है, इफ ए एंड बी आर गिवन एज इनपुट, ठीक है, तो जो जीसीडी है ए कॉमा बी का उसका मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी से,
तो वो इक्वल होता है इनके प्रोडक्ट के। ये भी प्रीडिफाइंड फार्मूला है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं हमने मैथ्स में देख रखी हैं कि ये वाला जो फार्मूला होता है ये प्रीडिफाइन है, जो हम मैथमेटिक्स में पहले पढ़ चुके हैं अपने 11th-12th क्लास में। और ये वाली जो एल्गोरिदम है यूक्लिडियन, ये भी पहले से ही प्रीडिफाइन है। ये भी हमने पढ़ रखी है 5th-6th क्लास समथिंग, उसमें हमने ये भी देख रखा है। बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करा है, ठीक है? अब हमने जीसीडी निकालना देख लिया, प्रोडक्ट हम निकाल ही सकते हैं। अगर मैं प्रोडक्ट को जीसीडी से डिवाइड कर दूँगा तो एलसीएम आ जाएगा। तो एक बार एलसीएम वाले कोड को भी देख लेते हैं। एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ठीक है? इन दोनों में से जो भी मेथड आपको समझ में आए, जो ईज़ी लगे वो आप लोग कर सकते हो। बाकी ऑप्टिमाइज़ वाला तो यही वाला है और ये वाला ब्रूट फोर्स है। एक मेन फंक्शन बनाएँगे और मेरे को नंबर दे रखा है a इक्वल टू में 24 इंट b इक्वल टू में 36 और फॉर्मूला क्या होता है जीसीडी इंटू में एलसीएम इक्वल टू में a इंटू बी, ठीक है? इंट में प्रोडक्ट लिख देता हूँ एक तो, इंट प्रोडक्ट इक्वल टू में कर देंगे a इंटू बी। इसमें इन दोनों का प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा इस वाले साइड के लिए। अब जीसीडी कैलकुलेट करना है जो कि हम पहले कर चुके हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। वाइल जब तक b डिवाइड बाय a नॉट इक्वल टू 0 तब तक चलेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू b मॉड a। अब a को मेरे को अंदर लेकर आना है तो मैं a को एज अ रिमाइंडर करूँगा और b इक्वल टू a, ठीक है? इसके बाद में मेरा जो a होगा उसमें मेरा जीसीडी स्टोर हो जाएगा, सी यहाँ पे 12। इसकी जगह पे मेरे को अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इंट एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय a, प्रिंट करा एलसीएम। सी यहाँ पे 72 हमारा आ गया ऐसा एलसीएम, ठीक है? तो हम ऐसे ही इसको भी निकाल सकते हैं। 9 क्वेश्चंस कवर हो गए नंबर प्रोग्राम में, जो हमने बेसिक नंबर प्रोग्राम देखे हैं। उसके बाद 3 और आ जाते हैं कि हमें उसके लिए एक और टेम्पलेट डिफाइन है कि हमें जब प्रिंट करने हैं फैक्टर्स सारे नंबर के, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे को सारे सारे फैक्टर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? फैक्टर क्या होता है कि वो वाले नंबर जो किसी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 दे रहे हैं, ठीक है? तो 1 से लेकर n तक चलाऊँगा और इफ मेरा n मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 है तो वो मेरा पर्टिकुलर फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद मैं लॉजिक डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे बेसिक चेक कंडीशन। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। प्रिंट ऑल फैक्टर्स। सपोज करो मेरे पास नंबर है, एक मेन फंक्शन आया इंट n इक्वल टू 8। 8 के जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिवीजर्स हैं, वो मेरे को प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊँगा i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, ठीक है? इफ n का मॉड करा i से इक्वल इक्वल टू 0 है तो ये फैक्टर होगा मेरा, तो इसको नॉर्मली मैं प्रिंट कर दूंगा। सिंपल हो गया कोड। ये देखो 1 2 4 8 यही फैक्टर्स हैं इसके। अगर मैं यहीं पर 32 कर देता हूँ, 1 2 4 8 16 32 ये सारे नॉर्मल फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है? अब इसी के बाद आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। तो यानी उसके टोटल डिवीजन का काउंट हमेशा 2 ही रहेगा, एक तो खुद से वो डिवाइड हो रहा है और एक 1 से। जैसे हमारे हो गए 2 3 5, ठीक है? तो इसका हम कोड काउंट की मदद से लिख सकते हैं। अगर इसी कोड का एक्सटेंशन करें तो सबसे पहले इतना कोड लिख लेते हैं, 0 1 1 प्राइम नंबर। मेन फंक्शन बनाया, इंट n सपोज मेरा 5 है। फॉर लूप चलाऊंगा मैं, उसको फैक्टर्स तो निकालने ही पड़ेंगे सारे। i प्लस प्लस इफ n का मॉड करा i से अगर रिमाइंडर 0 है तो ये मेरा पर्टिकुलर फैक्टर है। अब यहाँ पे बस लॉजिक लिखना है प्राइम नंबर का, ठीक है? और उसके बाद मेरे को चेक कंडीशन डालनी है। यहाँ पे कुछ चेक होगा, यस, अदरवाइज नहीं होगा प्राइम, नो।
तो मैंने आपको बोला कि प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं सिर्फ, या फिर 1 से होते हैं। तो 5 मेरा ऐसा नंबर है कि ये तो या तो इसमें 1 डिवाइड करेगा, 1 5 ज़ा 5, या फिर 5 1 ज़ा 5। इसके 2 ही डिवीज़र होंगे, तो मैं डिवीज़न के जो हैं वो काउंट निकाल लूँगा, ठीक है? अगर मैं int count इक्वल टू 0 डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, काउंट प्लस प्लस कर देता हूँ जब जब मेरे को डिवीज़र मिल रहा है, कि मेरे को इतने फैक्टर्स हैं जो मेरे को मिलते जा रहे हैं। अगर जितनी बार भी ये डिवाइड होगा उतनी बार मैंने काउंट को प्लस कर दिया, और मैं इस पे अगर कंडीशन लिखता हूँ, काउंट मेरा अगर स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है, तो ये प्लस सिर्फ ये करे यहाँ पे कि ये प्राइम नंबर होगा, क्योंकि इसके 2 ही काउंट होने चाहिए, या तो 1 से डिवाइड हुआ है या फिर ये खुद से डिवाइड हुआ है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो नो। सी, इस केस में काउंट 2 ही आएगा। हमेशा प्राइम नंबर के केसेस में जितने भी नंबर प्राइम नंबर होंगे, सिर्फ काउंट उसका डिवीज़न का 2 ही होना चाहिए, या तो वो 1 से हो या फिर वो खुद से हो। तो हम इस वाली कंडीशन की मदद से प्राइम नंबर का कोड लिख सकते हैं। जो बेसिक नंबर प्रोग्राम थे उसमें एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है कि चेक परफेक्ट नंबर और नॉट, कि जो भी हमारा सम है, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिवीज़र हैं, जो उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, उन सब का सम एक्सेप्ट उस नंबर के, अगर वो नंबर के इक्वल आ जाता है, तो वो मेरा परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है? अब जैसे सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई नंबर है, पहले इसका लॉजिक लिख लेते हैं। 12 परफेक्ट नंबर। मेन फंक्शन बनाया, फॉर लूप इंट n इक्वल टू में मेरे पास कोई नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है? जैसे सपोज़ करो 7 है मेरे पास एक नंबर, ठीक है? और मैं नहीं जानता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, लेकिन इसका हम लॉजिक फ़िलहाल के लिए देख लेते हैं कि इसके जितने भी डिवीज़र हैं, उनमें अगर मैं प्लस करूँगा, उन सबको मैं प्लस कर देता हूँ एक्सेप्ट इस नंबर के। अगर वो मेरा इक्वल आ जाता है गिवन नंबर के, 7 के इक्वल आ जाता है, तो ये नंबर मेरा परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैं फॉर लूप में लिख सकता हूँ इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। इफ n मेरा डिवाइड कर रहा हूँ मैं i से 0, यानी ये फैक्टर है, तो मैं प्लस कर दूंगा सम इक्वल टू सम प्लस i। इंट सम इक्वल टू 0 यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। बट मेरे को नंबर को नहीं लेना है, जो नंबर है उस सम में इसको नहीं लेना है, तो मैं इक्वल टू का साइन हटा दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सम, ठीक है? अब मेरा अगर सम इक्वल इक्वल है मेरे गिवन नंबर के, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? नहीं है। और यहीं पर हम 9 कर देते हैं, ये भी नहीं है। 8 सी। अब परफेक्ट नंबर का हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन से होते हैं। यस, या फिर यहीं पर मैं 496 लिख देता हूँ, ये भी मेरा परफेक्ट नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस देख लिए, एक एल्गोरिदम देख ली जिसमें यूक्लिडियन एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा कि जीसीडी दो नंबर्स का 36 और 24, तो हम हमेशा वो हमारा जो जीसीडी है वो इक्वल होगा जब हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके ए मॉड बी से हम हमेशा बी वाले को चेंज करते रहें और ए से बी को चेंज करते रहें, ठीक है? बेसिकली ये वाले जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आया है, इसके बाद हमने डिवाइड को एक्सटेंड करना है, इस बाहर वाले को अंदर लेकर फिर डिवाइड को कंटिन्यू करना है, अनटिल अनलेस मेरे को रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, तो वो हमारी पर्टिकुलर केस जीसीडी दे देता है, ठीक है? एक हमने फार्मूला देखा जिसमें हम लोगों ने ये चीज़ समझी कि जो जीसीडी और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन होता है वो इक्वल होता है जिन नंबर्स का हमने निकाला है ये उनके प्रोडक्ट के। तो नंबर प्रोग्राम्स हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं।